हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। क्विकली ज़रा उनकी जानिब बढ़ते हैं। पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त ये ट्वीट्स का मामला है और ये तलखी है, इस पर ज़रा अपनी राय दीजिए। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। ट्वीट्स के हवाले से ख़ास तौर पर जो शेख मुजीबुर रहमान की बात की गई, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ठीक कह रहे हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ऐसे पेंट किया गया है जो बड़ी एतराज़ की बात है। नंबर वन, ऐसे पेंट किया गया है जैसे शेख मुजीबुर रहमान कोई बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, वो पाकिस्तान का हीरो था, और वो पाकिस्तान का हीरो जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो फ़ौज खुदा न खास्ता वो हीरोइज़म के दूसरे साइड पे खड़ी है। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने 3-4 बयानात खुद भी देखे होंगे। किसी ने कहा कि जी ये ट्वीट हैंडल जो है, एक्स जो है, ये अमेरिका से बाहर से ऑपरेट हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। फिर थर्ड वर्जन आया कि नहीं, वो चूंकि जो कुछ लिखा जाता है वो तो बानी पीटीआई खान साहब देखते हैं, लेकिन यूज कोई ये करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वाकई ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है और इसको मिलियंस ऑफ हिज फॉलोअर्स वो फॉलो करते हैं, तो बाहर बैठा शख्स जो भी हो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है, और उसी मैसेज को, उसी कंटेंट के ऊपर यहाँ सियासत का पारा ऊपर जाता है, सियासत का पारा नीचे जाता है। इसलिए पहले FIA वहां गई जेल में और अब 3 बंदों को बुलाया हुआ है, लेकिन ये समथिंग इज वेरी सीरियस। और पहली बार ये हमूदुर रहमान बाय द वे नहीं आ रही सामने। मुझे याद है, शायद इमरान साहब आपको याद हो, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बाकायदा रिपोर्ट इसी तरह आई थी और बिल्कुल इसी तरह ही उस पे उस वक्त शोर हुआ था। उसमें असद उमर के वाले साहब का नाम था, दीगर का नाम था। लेकिन एतराज अभी जो किया जा रहा है, मसलन इससे बढ़कर आपने क्रिकेट की बात की, मैं वो भी आपको बता दूं कि अब वहां अमेरिका में यानी क्रिकेट है, लोग मैच देखने जाएंगे, ये प्लान बनाया गया। कल मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, टीवी चैनल पे चल रही थी कि वहां ट्रक पेंटिंग की जाएगी जिसमें पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल को नेगेटिवली पेंट किया जाएगा। अच्छा। अब इमेजिन 50,000 का क्राउड है, 60,000 का क्राउड है, 100,000 का क्राउड है, वो ट्रक गुजरेगा जिसमें पाकिस्तान के बारे में एक अगली सी पिक्चर पेंट होगी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, पाकिस्तान में सप्रेशन है, पाकिस्तान में अदारे आज़ादी की वो गुंजाइश नहीं है। पार्लियामान में हम देखते हैं कि क्या सीन्स होते हैं, क्या पार्लियामान के अंदर किसी को कोई बात नहीं कर सकता? क्या पार्लियामान, हमारे झगड़े जो भी हों वो पाकिस्तान के अंदर रहें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि दुनिया के सामने। और शौकत पराचा साहब, तो फिर अभी स्पेसिफिकली अगर जिस तरह से मुखालिफिन भी यही कह रहे हैं कि ये अपने जो 4 साल थे उसमें तहरीक इंसाफ जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाया, और ख़ास तौर पर ये फिर इन्हें पेशावर के जो तमाम KP के जो तमाम स्कूल्स हैं उनके सिलेबस में शामिल कर देनी चाहिए थी रिपोर्ट, अगर इनको इससे इतना मसला है या इसको दिखाना चाहते हैं, मंजर आम पर लाना चाहते हैं, तो वो एतराज़ किस हद तक जायज़ है? फिर बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि चूंकि उस वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं बना था, उस वक्त तो 1 पेज हुआ करता था। उस वक्त तो जनरल बाजवा साहब की तारीफों के पुल होते थे, उस वक्त पाक फौज की तारीफों के पुल होते थे। मसला तो बना जब एक आईनी तरीक़ाकार के तहत 9 और 10 अप्रैल 2022 को इनकी हुकूमत चली गई। अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पास हुआ। जैसे ट्रंप के खिलाफ वहां पर पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की कन्विक्शन हुई है, इसी तरह एग्जैक्टली पाकिस्तान में अदम एतमाद आते रहे। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ भी अदम एतमाद आया था, वो कामयाब नहीं हुआ था, वो मियां नवाज शरीफ ही लेके आए थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि नो कॉन्फिडेंस आई, नो कॉन्फिडेंस पास हो गई और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो हट गए और उनकी जगह मियां शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह बने। ये कॉन्टेक्स्ट उस वक्त बना जब उनकी हुकूमत चली गई। और अभी भी जो बात की जाती है कि जी मैं तो सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मैं तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैंने तो बात करनी है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी आज भी आप ताकत का मंबा तो उन्हें खुद करार दे रहे हैं
कि जी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इनके पास तो कुछ नहीं, हालांकि सियासी लोग बैठते हैं, कोई ना कोई राह निकाली जाती है। पीडीएम बनी थी ना, पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना भी आया था। ये सारा जो प्रोसेस चला उसी वजह से तो इनके इत्तेहादी अलग हुए और पीटीआई की हुकूमत गिर गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो प्राइज साहब, मेरा खैर बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली हम बात तो करें, मेरा जरा ज्यादा इंटरेस्ट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज बतौर प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर है। आप जो चीनी क़यादत यहाँ पे आती रही है उसको आपने कवर भी किया है, बिलीव आप चीन गए भी होंगे मुझे लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और चीन का जो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है, और पाकिस्तान बड़ा रिलाई करता है बहुत सारे मामलात के ऊपर, चीन भी रिलाई करता है स्ट्रेटेजिक सर्टन अफेयर्स के ऊपर पाकिस्तान को लेकर। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये दौरा कितना अहम है, किन खतूत के ऊपर ये दौरा होना चाहिए आपके ख्याल में बतौर एक्सपर्ट, और अगर आपके पास कोई खबर हो कि किन खतूत पे काम किया गया है, होमवर्क क्या है हमारा, क्योंकि यूजुअली हम लैक करते हैं होमवर्क को, इस दौरे के हवाले से जरा ये जो चीन का कोई इधर आए या हम जाएं, मसलन आपने कहा मैं गया हूं, तो मैं कई बार गया हूं, अभी भी कुछ वक्त पहले गया था मैं, और शंघाई से बीजिंग तक जो इंटरेक्शन हमारा था वो बिल्कुल इन्हीं लाइन पे था कि कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए। इस रीअलाइनमेंट की एज में, जब यानी कोल्ड वार के खात्मे के बाद दुनिया की अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अब रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, जिसमें SCO शंघाई तामन तंजीम एक बड़ा प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया, और वो है भी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इश्यूज का प्लेटफॉर्म। चाइना, रशिया उसको लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसकी मेंबर हैं। लेकिन ये बायलैटरल दौरा है। वजीर आजम पाकिस्तान को वजीर आजम चीन ने दावत दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बाकायदा मुलाकात है। अब CPEC का दूसरा फेज शुरू होना है। अगर उसमें इंडस्ट्री की रीलोकेशन हो जाती है या इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बन जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क्स बना दिए है, आपके मुख्तलिफ मोटरवेज हैं, आप खुद लाहौर से रावलपिंडी आते जाते होंगे, कोई 7 घंटे का सफर अब कितना बच जाता है, या पेशावर हम इधर से जाएं, फैसलाबाद जाएं, मुल्तान जाएं, सखर तक पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के इतने लंबे लंबे फासले। अब अगला मरहला है कि इसको इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो इसकी स्पिरिट थी, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बने, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आए, फिर वो ट्रांजिट के तौर पर पाकिस्तान की शहरात को इस्तेमाल करें, उनके ट्रालर पाकिस्तान के रास्ते गवादर जाएं। मसलन गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जो इस वक्त हम IMF के साथ नेगोशिएशंस के अंदर हैं, ये बड़ी अहम, ये हमारी वैसे तो IMF के मेरे में कुछ 24 प्रोग्राम्स हमने लिए हैं, ये सबसे अहम नेगोशिएशंस हैं इस वक्त जो चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन के ऊपर है, और ये शायद वाहिद टाइम भी है जब IMF इतना ज्यादा डिक्टेट कर रहा है पाकिस्तान को। पहले तो आपको याद होगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई किसी को मिलाइन करना होता था तो वो कहते थे कि IMF से डिक्टेशन लेते हैं, अब तो हम ऐलान लेते हैं, और ये बात का इजहार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते नजर आते हैं कि फलां चीज हम IMF की वजह से नहीं कर सकते। तो एक जानिब, और हमें ये भी पता है कि IMF किसके अंडर इन्फ्लुएंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस दौरे की फिर क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं, क्या हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ले पाएंगे इस दौरे से? मैं अभी रीअलाइनमेंट की बात कर रहा था कि दुनिया में जो ब्लॉक्स हैं या जो एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो चेंज हो रही है, और एग्जैक्टली यही कॉन्टेक्स्ट है। IMF प्रोग्राम हमारा क्रिटिकल था जब यहाँ खुदा न खास्ता नारे लगाए जा रहे थे और अंदर से ख्वाहिशात का आज़ार किया जा रहा था कि जी कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका की सूरत हाल ना बन जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अवॉर्ड हुई, ना सिर्फ अवॉर्ड हुई, पाकिस्तान आगे बढ़ा। अभी UAE से उन्होंने कहा कि $10 अरब का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनकी तरफ से ये ऐलान था, ये नहीं था कि ये मिल के आए हों और इधर आके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया। नो, दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय UAE रूलर्स। सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा भी पाकिस्तान का ड्यू है, लेकिन ये जो चाइना का है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारा उनके साथ इत्तेहाद है। हम कहते हैं हिमालय से ज्यादा मजबूत हमारी ऊंची दोस्ती है। उन्होंने भी एक वर्ड यूज किया है, माउंट ताइपा है, वो उनकी बड़ी चोटी है। तो अगर एक्सप्रेशन है,
और फिर अभी आपने खुद इंडिया के इलेक्शन की बात की, वहां पर नई गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन रिजल्ट तो 4 को कल आ जाना है, लेकिन मोर और लेस मोदी जी का जो थर्ड टर्म है वो आ रही है। लेकिन वो ये था, वो कह रहे थे अब की बार 400 पार, 400 सीटों तो नहीं मिली, वो 300 हो या 350 हो, The point is कि गवर्नमेंट इज इन दी ऑफिंग, वो गवर्नमेंट आ रही है तीसरी टर्म में, पता नहीं वो क्या लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में चीन का दौरा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वहां जाना, वेरियस लेवल पे मुलाकातें, इसकी बहुत अहमियत है। और इसके साथ साथ प्राची साहब कुछ अच्छी खबर ये भी है कि मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के जो आशारियाँ हैं वो कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं, और एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसके मुताबिक जो बेरोजगार अफराद है उनकी शरह में 7% कमी भी हुई है। अगर बात कर रहे हैं IMF के इस क्रिटिकल प्रोग्राम की जिसका भी आपने जिक्र भी किया, इसके बजट पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, और एक आम आदमी क्या उम्मीद रखे बजट से, कुछ आसानियां होंगी? जैसे इमरान साहब पहले कह रहे थे कि एक तंज किया जाता है कि आप तो IMF की डिक्टेशन लेते हैं। IMF का प्रोग्राम होता क्या है? जब आप अपने अकाउंट सामने रखते हैं, आप कहते हैं कि हमारा जो है ना वो 7,000 अरब रुपए हमारी इनकम है, और हमारा खर्चा जो है वो 12,000 या 14,000 या इस दफा हो सकते हैं ज्यादा होता है 14,000 अरब से। तो IMF खाली आपसे पूछती है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है, और उसमें रिफॉर्म्स आती हैं कि आप अपने खर्चे कम करें। मसलन हमारी सरकार का बहुत खर्चा है, बहुत अखराजात हैं, फिर हमारे यहाँ टैक्स एवेजन हैं, लोग टैक्स नहीं देते। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशंस हैं कि ये सेक्टर है तो इसको टैक्स माफ कर दो जी, ये सेक्टर है इसको आप गवर्नमेंट लोन दे रही है। मसलन PTI की गवर्नमेंट में $3 अरब दिए गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को, और वो 0 मार्कअप पे था। इन लोगों को 0 मार्कअप देकर, वो चूंकि पैसा तो कर्ज का होता है, हुकूमत पाकिस्तान कर्जा देती रही मार्कअप के साथ। इन लोगों से एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंडस्ट्री को फरोग देंगे, बिजनेस को फरोग देंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इन्होंने क्या किया, बड़े अफसोस की बात, इन्होंने वो डिपॉजिट में रख दिया, ऊपर से मार्कअप खुद लेते रहे बैंक से, और इनके जिम्मे जो मार्कअप था इस पैसे के वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करती रही। तो IMF बेसिकली जो रिफॉर्म की बात होती है कि टैक्स में रिफॉर्म आ जाए, कलेक्शन में रिफॉर्म आ जाए, एग्जाम्पशन खत्म हो जाए, ये सारा प्रोग्राम होता है। इस वजह से वो जो कहते हैं ना डिक्टेशन दी जा रही है, वो यही कह रहे होते हैं कि भाई आप खर्च तो कर रहे हैं, आपका आ कहां से रहा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि आए हमें ठीक करें। हम खुद से ठीक नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही आपने बात की, बजाय इसके कि हम खुद ठीक करें अपने आप को, अपने हालात को। वैसे टाइम मेरे पास कम है, जरा दोबारा आपको बिना वापस पाकिस्तान आपको चीन से ले ही आई है, तो हम आपको जरा कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हो रही है, तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम केस है, और फिर PTI के मुतालबात, इस पर कुछ जजेस के ऊपर अदम एतमाद इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, बिलखुसूस इनफैक्ट चीफ जस्टिस, उस पर भी। और आज का दिन कितना अहम है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो एक फैमिली डाटा लीक का इशू था उसके ऊपर भी समाअत आज होनी है। सो इसके ऊपर ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी? पहली बात तो यकीनन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौमी असेंबली की 60 नशिस्तें हैं, उनमें से इनकी कितनी बनती हैं और बनती भी हैं या नहीं। अब अदालत के सामने एक बात वादे कर दूं कि एडवोकेट जनरल KP की से मंसूब किया गया था कि चीफ जस्टिस ना हो, लेकिन कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है। सो द बेंच विल नेसेसरली बी हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप आइन और कानून को फॉलो करें तो कोई ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड नहीं थी उस वक्त, जिन्होंने लिस्टें नहीं दी थी, उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री फैसला करे तो नहीं मिलेंगी। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव, कि जितने नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं कौमी असेंबली में या फॉर दैट मैटर प्रोविंशियल असेंबली में, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तो सीटें तो बनती हैं। अब ये जो 100 मेंबर हैं,
किसको नहीं पता कि ये पीटीआई के लोग हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी छोड़ दें, कौन नहीं जानता कि ये इमरान खान के लोग हैं? कौन नहीं जानता कि पीटीआई की सपोर्ट से ये जीत के आए हैं? तो क्या अदालत फिर इस कंसिडरेशन पे जाएगी? और तीसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अदालत कहे कि नहीं, ये किसी की सीटें नहीं बनती, इनको ओपन रखा जाए, और इन दैट केस फिर ऐवान नामुकम्मल ही रहेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है जो अदालत में आया है। और अच्छा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जो एग्जिस्टिंग जजेस का फुल कोर्ट है वो बना दिया, उसमें तमाम जजेस मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग होगी, क्योंकि इस तरह की हेयरिंग में मुकम्मल जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिस्क्राइब होता है। राइट शौकत पाचा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम टू बीइंग विद अस। शौकत पाचा साहब, सीनियर सहाफ़ी।